बरसात में गरीब बहू की रसोई। नंदू चंदा से बहुत प्यार करता था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। गांव के सभी लोग उनके प्यार के खिलाफ थे, लेकिन दोनों किसी भी हाल में एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दिन नंदू की माँ अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, बेटा नंदू, चीजों को समझने की कोशिश कर। तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो। एक ही गांव में रहकर उस चंदा से शादी करना तो मुश्किल है, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को भाई बहन या फिर किसी और रिश्ते से जानते हैं। इसलिए भूल जाइए सब शादी वादी। करनी है तो दूसरे गांव की लड़की से शादी कर ले। माँ जिसे प्यार होता है उसी से शादी होती है। अब अगर चंदा ऐसी गांव की है तो क्या फर्क पड़ता है। रही बात भाई बहन के रिश्ते की, तो मैंने चंदा को कभी बहन नहीं माना है। बचपन से उसके साथ रहा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ। वो मेरी दोस्त थी। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। अब आप लोग इस रिश्ते को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है। बेटा तू बात क्यों नहीं समझता? अरे वे चंदा दिन भर लड़कों के साथ कभी कंचे खेलती है तो कभी कुल्ली ठंडा। वो क्या घर संभालेगी? अगर मेरे लिए बहू लाना चाहता है तो कोई संस्कारी लड़की लेकर आना, जो मेरे घर को संभाल सके। जीवन में कोई भी अच्छी बुरी परिस्थिति आए तो उस समय वह हमारे साथ रहे। ये चंदा तो शक्ल से ही किसी काम की नहीं लगती है। क्योंकि आप चंदा को अच्छे से जानती नहीं हो। मैं चंदा के साथ बचपन से रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि चंदा हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है। वो घर और परिवार दोनों को अच्छे से संभाल लेगी। नंदू की माँ को घर के कामकाज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। खुद की बढ़ती उम्र को देखते हुए नंदू की माँ गांव के सरपंच से नंदू और चंदा की शादी की बात करती है। सारी बातें सुनने और समझने के बाद सरपंच दोनों की शादी की रजामंदी दे देते हैं, जिससे गांव का कोई भी आदमी चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद चंदा बखूबी अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल ही लेती है। ऐसे ही एक दिन चंदा रसोई में खाना बना रही थी, वो भी नीचे बैठकर रोटी बेल रही थी। अचानक से रसोई की छत टपकने लगती है। तभी चंदा अपनी सास को इस बारे में बताती है। अरे माँ जी देखिए ना, रसोई की छत टपक रही है। रोटी बनाने में मुझे परेशानी हो रही है। अभी तो बारिश नहीं आ रही है, फिर भी ये सब क्या हो रहा है? 2 दिन पहले बारिश आई थी ना, इसलिए रसोई की छत पर थोड़ा पानी बच गया होगा, इसलिए छत टपक रही है। अब बारिश के दिनों में ये सारी दिक्कतें तो होगी ना। चुपचाप जाकर किसी तरह से रोटी बना, बहुत भूख लग रही है। माँ जी अभी तो जैसे तैसे मैं रोटी बना दूंगी, लेकिन जो छत टपक रही है उसका तो कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो बारिश बहुत ज्यादा होने लगी, फिर ऐसे में तो छत की मरम्मत कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तू दहेज में कोई खास माल पानी लेकर आई है जो मैं छत की मरम्मत भी करवाऊं और तुझे खाना भी खिलाऊं? जैसा हमारा घर है उसी में तुझे गुजारा करना पड़ेगा। बहुत भूत चढ़ा हुआ है ना प्यार का। और अब भुगत। अरे माँ जी, इस घर में मैं अकेली थोड़ी ना रहती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी तो परेशानी होगी ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि छत की मरम्मत करवा दो, छत पर पन्नी बिछवा दो, ताकि बारिश आए तो हमें उससे थोड़ी राहत मिले। तेरा काम है घर का काम करना, कहाँ मरम्मत करानी है, कहाँ क्या करवाना है, वह मेरी जिम्मेदारी है। चुपचाप काम कर। बेचारी चंदा चुपचाप अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। चंदा की रसोई बहुत बुरी तरह से टपक रही थी, हर तरफ पानी ही पानी था। चंदा को खाना बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह फिर से अपनी सास के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, जिसके बाद उसकी सास उसकी बात को अनसुना करते हुए कहती है, अगर रसोई में पानी भर गया है तो क्या रसोई में खाना नहीं बनेगा? अब तू कैसे बनाएगी वो तेरे ऊपर है। माँ जी आप ही बताओ, मैं खाना कैसे बनाऊं? पूरी रसोई में पानी भर चुका है, मैं पानी में खड़ी होकर कैसे खाना बना पाऊंगी? ये तो बहुत मुश्किल है। अरे तू क्या चाहती है कि तेरी जगह में मैं जाकर खाना बनाऊं? अगर तेरी यही इच्छा है तो मुझे साफ साफ बोल दे, मैं नंदू को इस बारे में बोल देती हूँ, क्योंकि तू तो नंदू की पसंद है ना। माँ जी अब कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? छोड़ो आप, मैं जैसे तैसे खाना बना लूंगी। बेचारी चंदा पानी में खड़ी होकर खाना बना रही थी। उस बारिश के पानी में अनेक प्रकार की बीमारी वाले मच्छर पनप रहे थे और चंदा उसी पानी में खड़ी होकर खाना बना रही थी। 2 से 3 घंटे तक वह उसी पानी में थी और इस दौरान उसे बीमारी वाले मच्छरों ने पूरी तरह काट लिया था।
जिसके बाद चंदा की तबीयत खराब हो जाती है। नंदू चंदा को पास के अस्पताल लेकर जा रहा था, जहां उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी आ जाती है। डॉक्टर चंदा को हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेते हैं। उस दिन तक चंदा हॉस्पिटल में थी और इस दौरान चंदा की सास को घर और रसोई दोनों अकेले ही संभालनी पड़ रही थी। हे भगवान, मेरे बस की नहीं है इस रसोई में खाना बनाना, क्योंकि इस रसोई में तो सच में बहुत गंदे गंदे मच्छर पनप रहे हैं। चंदा तो बीमार ही पड़ गई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी बीमार पड़ जाऊं। सही कहा था चंदा ने, अगर समय रहते मैंने उसकी बात सुन ली होती तो शायद उसकी तबीयत इतनी खराब नहीं हुई होती। बेचारी मुझसे बिना लड़ाई झगड़ा किए मेरी बात का उल्टा जवाब देने के बजाय मेरी बात को माना उसने, और उस पानी में घंटों खड़े होकर खाना बनाती रही। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपने बेटे नंदू से कहकर घर की पूरी छत बनवा देती है, ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। रसोई का पानी भी अब धीरे धीरे सूख जाता है। जब बारिश आने के बाद घर में पानी नहीं आता, तो ऐसे ही कुछ दिन बाद चंदा भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद उसकी सास उससे माफी मांगती है और उससे कहती है, देख चंदा, तू चाहती थी ना कि मैं छत की मरम्मत करवाऊं, तो देख मैंने मरम्मत करवा ली है। बस पछतावा इस बात का है कि समय रहते नहीं कराया। अगर समय रहते करवा लेती तो शायद तेरी तबीयत इतनी खराब नहीं होती। सच में मुझे आज ना बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर। तो मुझसे हमेशा कहती रही कि माँ जी छत की मरम्मत करवा लो, लेकिन मैं तेरी एक बात नहीं सुनी, सारी बातों को अनसुना कर गई। कोई बात नहीं माँ जी, देर से सही अगर आपको चीजें समझ आ गई वही बहुत है। बारिश आना, आंधी तूफान आना, ये सब हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे तो हम कर सकते हैं ना माँ जी। उसे करने में लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर आपस में गले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। रितिका, सपना, जूली, मोहिनी और कीर्ति पांचों एक ही घर की बहुएं थी। एक रात पांचों एक ही बेड पर गर्मी के दिनों में सो रही थीं। आधी रात को कीर्ति बेड से नीचे गिर जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, सत्यानाश उसका जिसने आधी रात को मुझे लात मारकर बेड से गिरा दिया। भगवान, मेरी कमर टूट गई। अरे ओ जेठानी जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे उठ जाओ, अब तो कमर टूट गई। मुझे जान से मारकर दम लोगी क्या? क्या हुआ कीर्ति, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? एक तो मेरी कमर टूट गई, ऊपर से आप पूछ रही हो कि क्यों चिल्ला रही हूँ। अरे आपने मुझे बेड पर सुलाया और मैं नीचे गिरी हुई हूँ। अब चिल्लाऊं नहीं तो क्या खुश हूँ कि मेरी जेठानी जी ने मुझे लात मार के बेड से नीचे गिरा दिया। अरे मैं तुझे लात क्यों मारूंगी? इतना छोटा सा तो बेड, ऊपर से 5-5 लोग इसमें सोते हैं। गर्मी में यहाँ वहाँ होने के कारण तुझे लात लग गई होगी मेरी गलती से। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? नींद नहीं आ रही तो कमरे से बाहर चले जाओ, लेकिन हमें तो सोने दो। एक तो वैसे ही ठीक से पूरी नींद नहीं हो पाती। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो इतनी गर्मी में एक कमरे में सड़ने को मिल रहा है। हे भगवान, ऊपर से इतनी गर्मी और इन लोगों का भाषण खत्म ही होने का नाम नहीं लेता। अरे अब बस करो, सो जाओ ना। चुपचाप जैसे रोज सोते थे वैसे ही आज भी सो जाओ, क्योंकि हमारी माँ जी को तो कुछ समझ आने वाला है नहीं। वे हमें दूसरा कमरा देने तो वाली नहीं है। ये तो हमने सबने सबसे बड़ी गलती कर दी है। हमने फौजियों से शादी जो कर ली है, क्योंकि वे तो अपने घर में नहीं रहते हैं। उनकी जिंदगी तो बॉर्डर में कट जाती है और हमारी जिंदगी इस कमरे में कट रही है। पांचों में आधी रात को घमासान युद्ध हो जाता है। उनका शोर सुनकर उनकी सास मधु बाजू वाले कमरे से बाहर आती है और कहती है, तुम पांचों में कोई संस्कार या शर्म लिहाज बचा है या नहीं? अरे इतना भी सोच विचार नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर की सास बगल वाले कमरे में सो रही है और तुम यहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही हो। माँ जी, लड़ाई झगड़ा ना करे तो क्या करें? एक तो इतना छोटा सा बेड है, ऊपर से उस बेड में सोने वाले 5-5 लोग। मुझे मोहिनी दीदी ने लात मार के नीचे बेड से गिरा दिया। अब ऐसे में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही ना। क्या फायदा उस 4 पैसों का? उन पैसे के आने के बाद भी घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता ही है। कीर्ति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। माँ जी, कम से कम कमरा किराए पर तो उठा दो और बाकी कमरा हमें दे दो ना। अब तुम्हारे हिसाब से मैं घर गृहस्थी चलाऊंगी। जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन तुम अपने हिसाब से करना जो तुम्हें करना होगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी।
घर में 6 कमरे हैं, 4 किराए पर उठा रखे हैं मैंने, जिनमें से एक कमरा मेरे पास है, और एक कमरे में तुम पांचों का गुजारा नहीं होता तो रहना है तो रहो, नहीं तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना जाओ। मधु बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। घर में 4 और कमरे होने के बावजूद अपनी 5 बहुओं को एक ही कमरे में सुलाया करती थी और बाकी के कमरे किराए पर लगा कर रखे हुए थे। ऐसे ही दिन के समय में ज्यादा गर्मी होने के कारण कमरे में बेड भी अब गर्म हो चुका था। ये देखकर सबसे छोटी बहू कीर्ति अपना दिमाग लगाती है और कहती है, एक काम करती हूँ, बिस्तर तो गर्म हो चुका है, इसे ठंडे पानी से थोड़ा ठंडा कर देती हूँ। कीर्ति फ्रिज में से ठंडा पानी लाती है और बिस्तर पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देती है और उस बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी जेठानी मोहिनी आती है और वो जैसे ही बेड पर बैठती है उसे गीला गीला महसूस होता है और वो कीर्ति पर गुस्सा करते हुए कहती है, कीर्ति तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी क्या? ऐसी हरकतें कौन करता है? माना गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन बिस्तर गीला करके कौन सोता है? अरे दीदी, आपको नहीं पता, बिस्तर गीला करके और पंखा चलाकर सोने के बाद मुझे एसी वाली फीलिंग आती है। हम गरीब लोग हैं ना, छोटी छोटी चीजों में ना बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं। अरे हमें एसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो अलग अलग कमरों की जरूरत है, लेकिन उसमें माँ जी हमें वो देने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हम गुजारा कर रहे हैं ठीक उसी तरह से। एसी की जरूरत भी नहीं है, बिस्तर गीला करके एसी बना लेंगे हम। अरे बस तेरी ये बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं समझ आती और ना मुझे पसंद है। इस तरह से कीर्ति की बाकी की और जेठानी आवाज लगाती हैं और वो सारे के सारे कीर्ति को सुनाने लग जाते हैं। बेचारी कीर्ति को बहुत बुरा लगता है और वो उनसे कहती है, दीदी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे कुछ भी बोलकर चले जाए। अगर मैंने बेड को गीला किया है तो उसके पीछे एक रीजन है, वो भी गर्मी। आप उस चीज को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर सबक सिखाना है तो माँ जी को सिखाओ ना, वे इतनी ज्यादा कसाई हो गई हैं, वे हमें गर्मी में मार रही हैं। क्यों ना हम सब उनको एहसास दिलाएं, जो इस गर्मी में हम महसूस कर रहे हैं वो महसूस करें, तब तो उनको अक्ल आएगी। कीर्ति की बातें सुनने के बाद चारों सोच में डूब जाते हैं और पांचों मिलकर अब ठान लेते हैं कि अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेंगे। ऐसे ही एक रात सास अपने कमरे में सोने के लिए आती है। जैसे ही कमरे में एसी ऑन करती है, एसी चलने का नाम ही नहीं लेता। बेचारी परेशान होकर कमरे का पंखा ऑन करती है, लेकिन पंखा भी नहीं चल रहा था। ये देखकर सास परेशान हो जाती है। गर्मी में अब सास को भी नींद नहीं आ रही थी और सास अपनी 5 बहू के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, सुनो, मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे कमरे में ही होंगी, क्योंकि मेरे कमरे का एसी पंखा सब कुछ खराब हो चुका है और गर्मी में मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारे कमरे में कम से कम पंखा तो चलता है। लेकिन माँ जी, कमरे में तो बेड एक ही है। हाँ हाँ, तुम चारों जमीन पर सो जाना, मैं बेड के ऊपर सो जाऊंगी। अरे माँ जी, आपको नहीं पता, हम 5 को रात को ना गंदे गंदे सपने आते हैं, इसलिए हमें बेड पर सोने दो। जगह चेंज होने के बाद हमें खुद नहीं पता होता कि नींद में हम क्या हरकत कर जाएं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे गुजार लेंगे, कुछ दिन की बात है। 5 बहुओं के बीच में सास भी सो जाती है। 5 बहू अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी। कीर्ति अपनी सास को बेड से लात मारती है। सास बेड से नीचे गिर जाती है। सास बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अपनी बहू की इस हरकत से, लेकिन अब क्या करें, जब तक कमरे की एसी और पंखा ठीक नहीं हो जाता तब तक सास को मजबूरी में उनके साथ ही सोना पड़ता था। और इस दौरान सास को समझ में आ जाता है कि वो 5 किस तरह से इस गर्मी में गुजारा करके एक ही कमरे में रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद किराएदारों को कमरा खाली करने के लिए कह देती है। किराएदार कमरा खाली करके चले जाते हैं, जिसके बाद सास अपनी 5 बहुओं को अलग अलग कमरा दे देती।